नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑथर एरिक आर्थर ब्लेयर, जिन्हें उनके पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना जाता था। उनकी लिखी किताब फासिज्म एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों, फासिज्म एंड डेमोक्रेसी में 5 ब्रिलियंट चैप्टर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के डार्केस्ट डेज के बारे में बताते हैं। फासिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां एक डिक्टेटर ऐसी गवर्नमेंट बनाता है जो बिजनेस और लेबर दोनों को ही कंट्रोल करती है। इसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और आसपास की जगह पर कैसी सिचुएशन थी इस बारे में बताया है, और इसको कहीं कहीं पर अमेरिका से भी कंपेयर किया गया है। ऑरवेल ने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि फासिस्ट और कम्युनिस्ट कैसे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक साथ हो जाते थे, जबकि असल में वो भी अलग अलग थॉट्स रखते थे। कैसे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ऑरवेल ने इसमें बताया है कि उस टाइम की सोसाइटी ऐसे डिक्टेटर गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी जहां इंसान की लाइफ पे कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों को गवर्नमेंट में डिसएग्री होने की भी इजाज़त नहीं थी। यहाँ ये भी बताया गया है कि कैसे टोटलिटेरियनिज्म, जिसे हम ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी का कंट्रोल भी कहते हैं, उसने कैसे लिटरेचर पे कंट्रोल किया, और अगर पूरी दुनिया में ऑटोक्रेटिक रूल हो जाता तो हिस्ट्री बहुत ही अलग लिखी होती। कैसे कुछ न्यूज़पेपर्स जो इनके अगेंस्ट लिखते थे उन्हें सप्रेस किया जाता था। उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि लिटरेचर और प्रेस गवर्नमेंट के हिसाब से लिखी जाती थी, या जो सच लिख रहा है उसे क्रम्बल कर दिया जाता था। लोग बिना एविडेंस के किसी भी बात को सच मान लेते थे। ऑरवेल नेशन का एक ऐसा कंपेलिंग पोर्ट्रेयल दिखते हैं जिसमें नॉर्म्स एंड आइडियाज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, और ये भी याद दिलाता है कि फ्रीडम को कितनी आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं इस इंटरेस्टिंग किताब को। शिष्टवाद और लोकतंत्र, फरवरी 1941। दुनिया की सबसे आसान रुचियों में से एक है डेमोक्रेसी के पीछे छुपे सच को बाहर लाना। इस देश में शायद ही अब कोई ऐसा है जो यहाँ की सरकार के दिए जाने वाले तर्कों में दिलचस्पी लेता हो, लेकिन पिछले 20 सालों में फासिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने मिलकर बॉर्जुइज, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, लोकतंत्र पर बहुत ही आसानी से अटैक किया है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के मुद्दे पर बात की जाए तो इनके विचार एक से हो जाते हैं। ये तो सच है कि फासिस्ट अपने मतलब के हिसाब से ये मुद्दा उठा लेते हैं, जैसे कि एरिस्टोक्रेटिक यानी एक तंत्रीय तर्क को सपोर्ट करते हुए उनका कहना है कि डेमोक्रेसी सबसे खराब आदमी को भी टॉप पे ले आती है। लेकिन जितने भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका बेसिक आर्गुमेंट यही है कि डेमोक्रेसी धोखा है। इनका कहना है कि ये बस कुछ अमीर लोगों के रूल को साफ दिखाने से ज्यादा और कुछ नहीं। वैसे इनकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सच तो नहीं मान सकते। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ ही बोलते नजर आएंगे। एक 16 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे की बात करें तो वो डेमोक्रेसी के नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से बता देगा, लेकिन शायद ही डेमोक्रेसी के पक्ष में कुछ बोल पाए, और उस बच्चे को कोई जवाब भी नहीं दे सकता जब तक उसके एंटी डेमोक्रेसी केस के बारे में ना पता हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे ये भी मानना पड़ेगा कि इस केस में काफी हद तक सच्चाई छुपी हुई है। अब बात यहाँ से शुरू करते हैं कि बूर्जुआ डेमोक्रेसी के खिलाफ हमेशा ये बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक बायसनेस की बुराइयों से भरी है। जो आदमी रोज 12 घंटे काम करके हफ्ते का 250 रुपए कमाता है, उसके लिए राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब है। 5 साल में एक बार उससे अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करने को मिलता है, लेकिन बाकी बचे हुए समय में प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसकी जिंदगी उसके बॉस द्वारा डिक्टेट की जाती है, और उसकी राजनीतिक लाइफ भी तो डिक्टेट ही हो रही है। अमीर वर्ग क्लास के लोग सारी इम्पोर्टेंट प्राइवेट और सरकारी नौकरी तो ले जाते हैं, और चुनावी व्यवस्था भी वो सीधी तरह या हेर फेर करके अपने पक्ष में कर लेते हैं, वहां बैठे लोगों को घूस खिलाकर। वैसे अगर गलती से कोई गवर्नमेंट जो गरीब वर्ग को सपोर्ट करती है वो पावर में आ भी जाए तो ये अमीर लोग ज्यादातर उन्हें कैपिटल एक्सपोर्ट की धमकियां देकर ही हटा देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लगभग पूरी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जैसे कि अखबार, किताब, एजुकेशन, फिल्म, रेडियो, सब अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे ये कुछ प्रकार के आइडियाज़ को बाहर आने से रोकते हैं। लोकतांत्रिक देश के नागरिक जन्म से ही शर्तें सोच समझ कर रखते हैं, लेकिन ये ऑटोक्रेटिक राज्य में होने वाले प्रभाव से कम है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अमीर वर्ग के लोगों द्वारा रूल किया जा रहा है वो सिर्फ साफ डेमोक्रेसी से हटाया जा सकता है। एक थियरी के हिसाब से लेबर गवर्नमेंट निष्पक्ष रूप से पावर में आ जाती है और संसद के एक्ट से समाजवाद की बुनियाद रखती है। ये देखते हुए अपर क्लास सत्ता पलट करेंगे और शायद वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे जरूरी लोग भी उनकी तरफ हैं।
लोकतांत्रिक तरीके भी तभी काम आते हैं जब सभी राजनीतिक पार्टीज के बीच में आपसी सहमति हो, और ये सोचने की कोई मजबूत वजह नहीं कि कभी कोई भी मौलिक यानी फंडामेंटल बदलाव आराम से किया जा सकता है। ये तर्क फिर से रख सकते हैं कि अगर अमीर लोग अपने एम्प्लॉयज़ को रियायतें नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी का जो पूरा मतलब है, जैसे बोलने और इकट्ठा होने की आज़ादी, ट्रेड यूनियन और भी कई तरह की आज़ादी, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक लिबर्टी एक आसान ब्लडलेस रास्ता है। गेस्टापो, जर्मनी की खुफिया पुलिस नाजी के लिए। ये सच है कि जिन देशों को हम लोकतांत्रिक समझते हैं वो असल में अमीर देश हैं, जहां ज्यादातर रंग भेद करके वो आने वाले लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बात भी सच ही है कि जिस डेमोक्रेसी को हम जानते हैं वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। बस कुछ समुद्री और पहाड़ी देशों को हटा दिया जाए तो क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं। डेमोक्रेसी साथ देता है एक आसान जीवन का, जो एक मिलिटराइज्ड राज्य में मुमकिन नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इंग्लैंड को अपनी जगह से हटा दिया जाए तो इंग्लैंड भी रोमानिया की तरह हार्श राजनीतिक तरीके अपना लेगा। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट लोकतांत्रिक या ऑटोक्रेटिक क्यों ना हो, वो बल से ही काम करती है। कोई भी सरकार जब तक वो अपने को उखाड़ फेंकने का इरादा नहीं कर लेती या गंभीर रूप से खतरे में ना आ जाए, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं दिखाती। डेस्परेट वॉर लड़ रहा एक डेमोक्रेटिक देश उतना ही फोर्स लगता है जितना एक फासिस्ट या ऑटोक्रेसी वाला राज्य अपनी सेना में सोल्जर को भर्ती करते हुए फोर्स्ड लेबर या हरे हुए कैदियों को जेल में रखने या देशद्रोही अखबार को दबाने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डेमोक्रेटिक राज्य अपने आप को इन सब से तभी बचा सकता है जब वो डेमोक्रेसी छोड़ दे, क्योंकि वो जिस डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है वो डेमोक्रेसी लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। मोटे तौर पर देखें तो फासिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा बढ़ाया गया ये बोर्जवा डेमोक्रेसी का मामला है, जिसमें इनके थोड़े डिफरेंसेस भी हैं। इनके दिए गए तर्क के हर पॉइंट में सच तो है, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि ये झूठ है? डेमोक्रेटिक देश में पैदा हुए लोग बता सकते हैं कि इन तर्कों में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्या गलत है इस डेमोक्रेसी में? इसके पीछे छिपी खामोशी जानी पहचानी सी लगती है। वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी पूरे सच को समझा नहीं पाती है। अलग अलग देश के पॉलिटिकल सोशल बिहेवियर में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क कस्टम, ट्रेडिशन, कानून में लिखी हुई थ्योरी से बहुत अलग है। पेपर्स पर दिखाना बहुत आसान है कि डेमोक्रेसी टोटलिटेरियनिज्म के बराबर या उतनी ही बुरी है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जर्मनी में भी लगते हैं, फिर जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इंडिया में भी लगते हैं। जहाँ भी फासिज्म रूल होता है वहाँ ज्यूज़ को परेशान किया जाता है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के रंग कानून का क्या? किसी भी टोटलिटेरियन देश में ज़्यादा ईमानदार या समझदार होना क्राइम से कम नहीं। लेकिन इंग्लैंड में भी तो सच बोलना और लिखना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं। इन सिमिलैरिटीज़ को इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस पूरी लाइन में कही हुई बात यह है कि 1 डिग्री का डिफरेंस भी कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो ये बात सच है कि डेमोक्रेटिक देशों में पॉलिटिकल हैरासमेंट होता है, पर सवाल ये है कि कितना। पता नहीं कितने रिफ्यूजी ब्रिटेन या पूरे ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर गए हैं पिछले 7 सालों में, और न जाने कितने जर्मनी से। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो हंटर से मारे गए हैं या जिन्हें ज़बरदस्ती कैस्टर ऑयल पिलाया गया है? कितना डर लगता है आपको पास के ही किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी राय रखने में कि ये लड़ाई एक कैपिटलिस्ट लड़ाई है और इसे अब रोक देना चाहिए? क्या आप हाल ही में हुआ ब्रिटिश या अमेरिका की किसी किस्से के बारे में बता सकते हैं जो रशिया के द जून पर्ज त्रोत्स्किस्ट ट्रायल से मिलता हो, जो वोम रथ के असैसिनेशन से संबंध रखता हो? क्या कोई भी आर्टिकल जो मेरे लिखे हुए आर्टिकल से वो टोटलिटेरियन देश में पब्लिश किया जा सकता है? द डेली वर्कर न्यूज़पेपर बंद कर दिया गया था, लेकिन 10 साल के बाद। पर यह अगर रोम, मास्को या बर्लिन में पब्लिश हुआ होता तो 10 दिन नहीं टिक पाता। और ग्रेट ब्रिटेन अपनी लाइफ के आखिरी 6 महीने न सिर्फ वॉर में रहा, बल्कि ट्राफलगार के बाद से अभी तक की सबसे डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में था। इसके अलावा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेली वर्कर को बंद कर देने के बाद भी उसके एडिटर को अपने बचाव में स्टेटमेंट देने की परमिशन मिलते ही, जिससे पब्लिक परेशान हो सकती है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में इस बारे में डिस्कशन होता है और एडिटर को काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। स्विफ्ट और फाइनल लिक्विडेशन का होना दर्जनों देशों के लिए ज़रूरी बात है, लेकिन इसका होना तो दूर, ऐसा कुछ भी हो सकता है
ये बात तक किसी के दिमाग में नहीं आती। ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट नहीं कि ब्रिटिश फासिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स हिटलर को सपोर्ट नहीं करते। ज़रूरी बात यह है कि वो ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं, और ऐसा करते हुए वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक लिबर्टी पूरी तरह से गलत नहीं। साल 1929 से 34 के बीच हुए जितने भी कट्टर कम्युनिस्ट थे, उनका मानना था कि वर्कर्स का असली दुश्मन सोशलिज्म था और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी किसी भी तरह से फासिज्म से अच्छी नहीं। फिर भी जब हिटलर सत्ता में आया, हजारों जर्मन कम्युनिस्ट्स उसी सिद्धांतों पे थे जिन्हें कुछ समय बाद ही छोड़ा गया, और यही कम्युनिस्ट्स फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए या किसी भी ऐसे डेमोक्रेटिक देश में जाने के लिए तैयार थे जो उन्हें अपने देश में आने दे। जैसा कि लेनिन ने कहा था, वो उनके एक्शन से उनकी बातों पे भरोसा करते थे और उनको वोट भी देते थे। और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात जिसका ये शो ऑफ करते हैं कि यहाँ के लोगों को सेफ फील करना। वो एक कमरे में अपने दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स की बातें कर सकते हैं और उन्हें ये डर नहीं कि कोई उनकी बातें सुनकर उन्हें पनिश कर सकता है। बस उन्होंने कोई लॉ ना तोड़ा हो, क्योंकि ये बिलीफ है कि लॉ सबसे ऊपर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बिलीफ कुछ हद तक भरम है, जो कि है ऑफ कोर्स एक वाइड स्प्रेड इल्यूजन जो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने आप में एक ज़रूरी फैक्ट है। चलो मान लेते हैं कि आज की ये फ्यूचर की ब्रिटिश गवर्नमेंट डेली वर्कर को सप्रेस करके कम्युनिस्ट पार्टी को बर्बाद करने का सोचती है, जैसा कि इटली और जर्मनी में हुआ था। लेकिन इनके लिए ये टास्क इम्पॉसिबल होगा। ऐसा पॉलिटिकल परसिक्यूशन सिर्फ गेस्टापो द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि इंग्लैंड में नामुमकिन है। वहाँ का सोशल एटमॉस्फेयर इसके खिलाफ है। पैसिफिस्ट जो सपोर्ट करते हैं कि अगर हम फासिज्म के अगेंस्ट जाएंगे तो हम भी फासिस्ट ही बन जाएंगे, क्योंकि जितने पॉलिटिकल सिस्टम हैं इंसान चला रहे हैं और एक इंसान दूसरे इंसान के पास्ट को देखकर उसके जैसा बन जाता है। इंग्लैंड ने वॉर के समय के बाद से काफ़ी बदलाव देखा है, काफ़ी लॉस भी उठाया, लेकिन वो हूबहू नाजी जैसे नहीं बने। ये किसी प्रकार के ऑस्ट्रो-फासिज्म को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव रेवोल्यूशनरी फासिज्म को नहीं। बाकी हम पिछले 3 सेंचुरीज के लिए इतने तो कर्जदार हैं ही, और ये फैक्ट भी कि इंग्लैंड की लास्ट वॉर हम हारे नहीं। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि जिस आज़ादी का रेफरेंस डेली वर्कर में दिया था उसके लिए लड़ना सही है। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी अपने आप में काफ़ी नहीं है, और इससे भी ज़्यादा इससे तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक ये किसी और चीज़ में ना बदल जाए। हमारे कंजर्वेटिव राजनेता अपने शैलो दिमाग के साथ ये शायद उम्मीद करते हैं कि ब्रिटिश जीत का रिजल्ट महज पास्ट की ओर देखने से होगा, एक और वर्सेल्स ट्रीटी, और फिर बस इकोनॉमिक लाइफ का सुधार, लाखों अनएम्प्लॉयड का स्कॉटिश मूर का पीछा करना, ईटोन एंड हैरो मैच 11 जुलाई, और भी बहुत कुछ। एंटी वॉर थ्योरिस्ट्स एक ही चीज़ से डरने का दावा करते हैं, लेकिन ये स्टैटिक कॉन्सेप्शन है कि जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसकी पावर को इस डेट में भी समझना मुश्किल है। नाजिज्म कैपिटल मोनोपोली मई बदल सकता है और नहीं भी, लेकिन 19 सेंचुरी में ये किसी भी तरह से कैपिटलिस्टिक नहीं था। वो तलवार की नोक पे रूल किया जाता था, ना कि चेक बुक से। ये एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है जो वॉर के लिए रेडी और अपने कमांड्स पे लेबर और रॉ मटेरियल्स का यूज़ करना जानते हैं। एक पुराने ज़माने का कैपिटलिस्ट स्टेट जिसकी सारी ताकतें अलग अलग डायरेक्शन में रही हैं। फ़ायदे के लिए हथियारों को रोक कर रखा गया है। बर्थ से हाई पोजीशंस पर मंदबुद्धि और अलग अलग क्लास के बीच लड़ाइयाँ, ये तो साफ है कि ऐसी किसी चीज़ से कम्पीट नहीं कर सकते। अगर पॉपुलर फ्रंट कैंपेन जीत जाता और इंग्लैंड 2-3 साल पहले फ्रांस और यूएसएसआर के साथ मिलकर वॉर या थ्रेट ऑफ वॉर जर्मनी के खिलाफ रोक लेते, तो ब्रिटिश कैपिटलिज्म शायद एक नई तरह का होता। पर ऐसा हुआ नहीं। हिटलर जीत गया अपने दुश्मनों को हारने में। कम से कम इंग्लैंड को अब 1 साल तक और अकेले लड़ना पड़ेगा, वो भी भारी मुश्किलों के साथ। हमारे फ़ायदों में से एक है हमारी नेवी, और दूसरे हमारे पास लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज हैं। पर जब उन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए, हम इन्हें तभी सही से यूज़ कर पाएंगे जब हम सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को ऊपर से नीचे तक बदलें। लेबर्स की प्रोडक्टिविटी, होम फ्रंट का मोरले, स्किन कलर में डिफरेंस और यूरोपियन पॉपुलेशन को कंट्रोल, और अल्टीमेटली क्या हम जियोबिल्स के इंग्लैंड पे लग गए इस ब्लेम को हटा सकते हैं कि इंग्लैंड की ये लड़ाई बस प्लूटोक्रेटिक स्टेटस क्यू के लिए है। अगर हम प्लूटोक्रेटिक होते और जियोबिल्स की ये बात सही है तो अब तक हम कॉन्कर कर चुके होते।
अगर मुझे इंग्लैंड पे चैम्बरलिन या हिटलर के रूल में से किसी एक को चुनना पड़े तो बिना झिझक के चैम्बरलिन का रूल चुनूंगा। लेकिन ऐसा ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। सीरियसली बोला जाए तो चॉइस सोशलिज्म और हार के बीच में है। या तो हम आगे बढ़ेंगे या ख़त्म हो जाएंगे। पिछली गर्मियों में जब इंग्लैंड की कंडीशन आज के कंपैरिजन में ज़्यादा ख़राब थी, तब जाकर हमें इस बात का एहसास हुआ। अगर यहाँ गर्मी के महीनों का मिजाज फीका पड़ने लगता तो उसकी वजह यह हो सकती है कि यहाँ के लोगों के हिसाब से चीज़ें अब कम डिस्ट्रॉय होने लगी थीं। या यूँ कहें कि पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज़पेपर या कोई इंडिविजुअल मौजूद नहीं था जो यहाँ के आम हालात को एक आवाज़ और दिशा दे सके। कोई ये समझाने के लिए स्किल्ड नहीं था कि ऐसे हालात में हम क्यों हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। फिर वो शख्स जिसने उस समय देश को राह दिखाई, वो थे चर्चिल, एक बहादुर देशभक्त। चर्चिल ने बस इतना कहा कि हमें इंग्लैंड के लिए लड़ना है और सब उनके पीछे चल दिए। क्या कोई इन लोगों को ये बोलकर उठा सकता था कि हमें सोशलिज्म के लिए लड़ना है? वो जानते थे कि वो हार जाएंगे क्योंकि उस टाइम का सोशल सिस्टम वैसा नहीं था जैसे चाहते थे। लेकिन क्या वो सोशलिज्म चाहते भी थे? सोशलिज्म क्या था? आज तक इस शब्द को लेकर इंग्लिश लोग क्लियर नहीं हैं। इस शब्द के लिए कोई इमोशनल अपील नहीं है। ये शब्द सुनकर लोग मर मिटने को तैयार नहीं होंगे जितना वो देश और उस देश के राजा के लिए होंगे। वैसे तो चर्चिल की तारीफ सब करते हैं। मैं पर्सनली चर्चिल की पॉलिटिक्स से ज़्यादा राइटिंग का फ़ैन हूँ। कोई कितना भी महान महसूस कर ले जो उसने पिछली गर्मियों में किया उसके लिए, लेकिन क्या ये एक डरावना कमेंट नहीं है इंग्लिश सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए कि आज भी अगर कोई भयानक सिचुएशन सामने आती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक कंजर्वेटिव पार्टी लीड करे। जो इंग्लैंड के पास कभी नहीं रहा वो एक सोशलिस्ट पार्टी है जो बिजनेस और कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ का ध्यान रखे। लेबर पार्टी चाहे जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा ले, पिछले 10 सालों में ये यकीन करना मुश्किल हो गया है कि उन पार्टी के नेता अपने टाइम पीरियड में कोई फंडामेंटल चेंज लाना चाहते भी हैं या नहीं। नतीजे के तौर पे जो रेवोल्यूशनरी फीलिंग लेफ्ट विंग मूवमेंट में मच गई थी वो भी खिन धुंधली पड़ गई, जिसमें कम्युनिस्ट फीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी। पहले तो कम्युनिज्म वेस्टर्न यूरोप में खोया हुआ था और अलग अलग देशों की कम्युनिस्ट पार्टी रशियन रूल को प्रमोट करने वाले एजेंट बन के रह गए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें न केवल रशियन रूल के हिसाब से अपने मौलिक राय बदलने के लिए मजबूर किया जाता था, बल्कि जिन्हें वो लीड करते थे उनके हर ट्रेडिशन और इंस्टिंक्ट का अपमान भी करते। लेकिन एक सिविल वॉर, टू फेमीन और पॉलिटिक्स से काफ़ी लोगों को हटने के बाद उनका ये फादरलैंड एक छोटे रूल में कन्वर्ट होकर रह गया जो एक रिजिड सेंसरशिप आइडियाज़ पे चलता और फ्यूहरर यानी हिटलर का गुलाम बन गया। रूस एक पिछड़ा देश है और हमें सीखना चाहिए लेकिन इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। इस बात को पॉइंट आउट करने की जगह कम्युनिस्ट ये प्रिटेंड करने लगे कि पर्ज और लिक्विडेशन जैसी चीज़ इंग्लैंड के लिए अच्छी है और कोई भी समझदार इंसान उसे इंग्लैंड में ट्रांसफ़र करना चाहेगा। आमतौर पर जो लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं या जानबूझकर इनका साथ देते हैं वो साफ दिमाग के नहीं होते। उन्हें क्रूअलिटी और तमाशा देखकर मज़ा आता है और इस तरह के लोग इंग्लैंड में कोई जगह हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग एक साधारण वजह से ख़तरा थे और रहेंगे कि क्रांतिकारी कहने वाले लोग हैं जिनका कोई और ठिकाना नहीं। अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, इस सोशल सिस्टम से फोर्सफुली हटा देना चाहते हैं और इसी वजह से आप राजनीतिक दल से जुड़ना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ही आपके लिए बेस्ट है। वहाँ उनके अचीवमेंट्स का पता नहीं पर शायद हिटलर के अचीवमेंट्स पूरे होंगे। एग्जाम्पल के लिए सो कॉल्ड पीपल्स कन्वेंशन इंग्लैंड में सत्ता नहीं हासिल करवा पाएंगे लेकिन इतना हारा हुआ माहौल बना देंगे कि इससे कहीं ना कहीं हिटलर को मदद मिल सकती है। और अगर पीपल्स कन्वेंशन या माई कंट्री राइट और रॉन्ग जैसी देशभक्ति के बीच में फंस गए तो इस समय इसके लिए कोई साइजेबल पॉलिसी भी नहीं। जब एक असली इंग्लिश सोशलिस्ट मूवमेंट सामने आएगा ऐसा लगेगा कि हम हारे नहीं और इसके आधार की बातें पहले से ही चर्चा में जाएंगी। ये मौजूदा पार्टी के डिवीज़न को पार कर जाएगा। ये रेवोल्यूशनरी एंड डेमोक्रेटिक दोनों होगा। ये महत्वपूर्ण फंडामेंटल चेंजेस की तरफ ध्यान देगा और ज़रूरत पड़ने पर वायलेंस भी यूज़ करेगा। ये भी एक्सेप्ट करेगा कि सारे कल्चर एक जैसे नहीं, सारे नेशनल सेंटिमेंट्स और ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट होगी और ये बटेगा इंग्लैंड, रूस, चीन या इंडिया नहीं। ये यकीन दिलाएगा कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी पूरी तरह से दिखावा नहीं
बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्रिजर्व और एक्सटेंड करना है, और सबसे ज़रूरी इसकी इंसल्ट नहीं करनी है। इसी वजह से मैंने ऊपर बूर्जुआ डेमोक्रेसी के खिलाफ मिलते उल्टे आर्ग्यूमेंट्स दिए। बूर्जुआ डेमोक्रेसी सिर्फ काफ़ी नहीं बल्कि फासिज्म से कहीं ज़्यादा अच्छी है, और इसके खिलाफ काम करना मतलब जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट देना होगा। भले ही इंटेलेक्चुअल लोग ये ना समझें, एक आम आदमी ये बात ज़रूर समझेगा। वो बड़ी आसानी से डेमोक्रेसी और ईमानदारी के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से जुड़े रहेंगे। उनसे रियलिज्म और पावर पॉलिटिक्स की अपील करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्शियावेली के सिद्धांत और लॉरेंस एंड विशार्ड के शब्दों में उलझे रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस बात का भरम हासिल कर लेंगे कि हिटलर कुछ अच्छा चाहता है। कोई भी आंदोलन जो अंग्रेज़ी लोग फॉलो कर सकते हैं उसका मेजर टॉपिक डेमोक्रेसी से जुड़ा होना चाहिए, जिसे मार्क्सिस्ट इल्यूजन या सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। या तो वो अपने पास्ट के अकॉर्डिंग सोशलिज्म का ढांचा तैयार कर लगेगा, या फिर बिना किसी ढांचे के ही उससे जीत लिया जाएगा। शायद इसका रिजल्ट भयानक हो। जो कोई भी डेमोक्रेसी में अपने विश्वास को कम करता है और अपने मॉरल कोड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और सदियों से चल रहे हैं उनको दूर करता है, वो अपने लिए नहीं बल्कि हिटलर के लिए सत्ता तैयार कर रहा है। एक प्रोसेस जिससे हमने यूरोप में अक्सर दोहराया है, उसके नेचर को भूल जाना आसान नहीं। लिटरेचर एंड टोटलिटेरियनिज्म, मई 1941। इन वीकली टॉक्स में मैं जिन क्रिटिसिज्म पे बात कर रहा हूँ, जो जब कहा और किया जाता है वो लिटरेचर का मेन पार्ट नहीं होता। एक जोश से भरा हुआ लिटरेचर लगभग क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म की भावनाओं के बिना भी मौजूद हो सकता है, जैसे कि 19वीं सदी के इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन एक वजह है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी भी सीरियस क्रिटिसिज्म में शामिल प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कोई क्रिटिकल एज नहीं, ये एज बाइसनेस की है, ना कि डिटैचमेंट की। एक ऐसी एज है जहां ख़ास तौर पर किताबों में लिटरेचर मेरिट को दिखाना मुश्किल है, जिसके कंक्लूजन से आप सहमत नहीं हैं। राजनीति, सबसे सिंपल शब्दों में राजनीति, ने काफ़ी हद तक अटैक किया है, जो आमतौर पर नहीं होता, और इसने हमारी समझ को इस सतह पर ला दिया है कि हमेशा इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच लड़ाई चलती रहती है। ये तब होता है जब कोई हमारे जैसे समय में ईमानदार अनबाइज्ड क्रिटिसिज्म लिखने की समस्या पर विचार करता है। तब वो आने वाले समय में पूरे लिटरेचर पे लटके खतरे को समझना शुरू करता है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इंसान की इंडिपेंडेंसी की मौजूदगी खत्म हो रही है, या यूं कहें कि एक इंसान को भ्रम होना बंद हो गया है कि वो आज़ादी से अपने काम कर सकता है। अब हम लिटरेचर के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, और सबसे ज़रूरी जो हम क्रिटिसिज्म के बारे में कहते हैं, हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि किसी इंडिपेंडेंट इंसान के बारे में है। पूरे मॉडर्न यूरोप की लिटरेचर में, मैं पिछले 400 वर्षों के लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के कॉन्सेप्ट पे बनी है, या इसे शेक्सपियर की कहावत में बोलें तो टू थिन ओन सेल्फ बी ट्रू। पहली बात तो जो हम एक राइटर से पूछते हैं वो ये है कि वो झूठ नहीं बोलता, कि वो वही कहेगा जो उसने सच में सोचा है, जो वो वास्तव में महसूस करता है। सबसे बुरी बात जो हम किसी आर्ट के बारे में बोल सकते हैं कि वो काम सिंसियरिटी से नहीं किया गया है, और ये एक क्रिएटिव लिटरेचर की तुलना में क्रिटिसिज्म का और भी बड़ा सच है, जिसमें कुछ मात्रा में पोजिंग और मैनरिज्म है, यहाँ तक कि कुछ अमाउंट बुरी मिसलीडिंग बातें भी हैं। लेकिन ये सब कुछ मायने नहीं रखते अगर राइटर फंडामेंटली सिंसियर है। मॉडर्न लिटरेचर एक ज़रूरी इंडिविजुअल चीज़ है। ये या तो एक इंसान के सोचने और महसूस करने की सच्ची कहानी है, या ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं कहता हूँ, हम इस बात को हल्के में लेते हैं, और फिर भी जैसे ही कोई इसे शब्दों में डालता है उसे पता चलता है कि लिटरेचर कैसे ख़तरे में है। ये एज है टोटलिटेरियनिज्म की, जहाँ इंसान को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिल सकती। जब भी कोई टोटलिटेरियनिज्म की बात करता है तो वो तुरंत जर्मनी, रूस और इटली के बारे में सोचता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को तो इस सच्चाई का सामना करना होगा कि ये घटना दुनिया भर में होने वाली है। जाहिर है कि फ्री कैपिटलिज्म का दौर ख़त्म हो रहा है, और एक के बाद एक देश सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को अपना रहे हैं, जिसे कोई अपनी पसंद के अनुसार सोशलिज्म या स्टेट कैपिटलिज्म कह सकता है। इसके साथ ही इंसान की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी और काफ़ी हद तक वो जो कुछ भी पसंद करता है उस काम को करने की आज़ादी
अपना काम चुनने और दुनिया में इधर उधर जाने की उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय पहले तक इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचा नहीं गया था। ये बात कभी पूरी तरह महसूस नहीं की गई थी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी के गायब होने से इंटेलेक्चुअल लिबर्टी पे कोई असर पड़ेगा। सोशलिज्म को आमतौर पे एक मोरलाइज्ड लिबरलिज्म की तरह माना जाता था। स्टेट आपके इकोनॉमिक जीवन को संभालेगा और आपको गरीबी, बेरोजगारी आदि के डर से बचाएगा, लेकिन इसे आपके प्राइवेट इंटेलेक्चुअल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आर्ट वैसे ही फल फूल सकती है जैसे लिबरल कैपिटलिस्ट एज में होती थी, बस थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आर्टिस्ट अब इकोनॉमिक कंपल्जन में नहीं रहेगा। अब दिए गए सबूतों पर किसी को तो ये मानना पड़ेगा कि इन आइडियाज़ को गलत बताया गया है। टोटलिटेरियनिज्म ने फ्रीडम ऑफ थॉट को एक हद तक ख़त्म कर दिया है, जो किसी भी पिछली एज में अनसुना था। और ये महसूस करना ज़रूरी है कि इसका आइडियाज़ को कंट्रोल करना सिर्फ नेगेटिव नहीं पर पॉजिटिव भी है। ये न केवल आपको एक्सप्रेस करने से मना करता है, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी कुछ आइडियाज़ को ही नहीं, बल्कि ये भी डिटेक्ट करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये आपकी इमोशनल लाइफ को गवर्न करने के साथ साथ आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप करने की कोशिश करता है और जहाँ तक मुमकिन हो आपको भरी दुनिया से अलग कर देता है। ये आपको एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स में बंद कर देता है जिसमें आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। टोटलिटेरियन स्टेट किसी भी तरह से कोशिश करता है अपने सब्जेक्ट के थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की, जैसे वो पूरी तरह उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये एज है टोटलिटेरियनिज्म की, जहां इंसान को किसी भी तरह की आज़ादी नहीं मिल सकती। जब भी कोई टोटलिटेरियनिज्म की बात करता है तो वो तुरंत जर्मनी, रूस और इटली के बारे में सोचता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी को तो इस सच्चाई का सामना करना होगा कि ये घटना दुनिया भर में होने वाली है। जाहिर है कि फ्री कैपिटलिज्म का दौर ख़त्म हो रहा है और एक के बाद एक देश सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को अपना रहे हैं, जिसे कोई अपनी पसंद के अनुसार सोशलिज्म या स्टेट कैपिटलिज्म कह सकता है। इसके साथ ही इंसान की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी और काफ़ी हद तक वो जो कुछ भी पसंद करता है उस काम को करने की आज़ादी, अपना काम चुनने और दुनिया में इधर उधर जाने की उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय पहले तक इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचा नहीं गया था। ये बात कभी पूरी तरह महसूस नहीं की गई थी कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी के गायब होने से इंटेलेक्चुअल लिबर्टी पे कोई असर पड़ेगा। सोशलिज्म को आमतौर पे एक मोरलाइज्ड लिबरलिज्म की तरह माना जाता था। स्टेट आपके इकोनॉमिक जीवन को संभालेगा और आपको गरीबी, बेरोजगारी आदि के डर से बचाएगा, लेकिन इसे आपके प्राइवेट इंटेलेक्चुअल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आर्ट वैसे ही फल फूल सकती है जैसे लिबरल कैपिटलिस्ट एज में होती थी, बस थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आर्टिस्ट अब इकोनॉमिक कंपल्शन में नहीं रहेगा। अब दिए गए सबूतों पर किसी को तो ये मानना पड़ेगा कि इन आइडियाज़ को गलत बताया गया है। टोटलिटेरियनिज्म ने फ्रीडम ऑफ थॉट को एक हद तक ख़त्म कर दिया है, जो किसी भी पिछली एज में अनसुना था। और ये महसूस करना ज़रूरी है कि इसका आइडियाज़ को कंट्रोल करना सिर्फ नेगेटिव नहीं पर पॉजिटिव भी है। ये न केवल आपको एक्सप्रेस करने से मना करता है, यहाँ तक कि सोचने के लिए भी कुछ आइडियाज़ को ही नहीं, बल्कि ये भी डिक्टेट करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये आपकी इमोशनल लाइफ को गवर्न करने के साथ साथ आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप करने की कोशिश करता है और जहाँ तक मुमकिन हो आपको भरी दुनिया से अलग करता है। ये आपको एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स में बंद कर देता है जिसमें आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। टोटलिटेरियन स्टेट किसी भी तरह से कोशिश करती है अपने सब्जेक्ट के थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने की, जैसे वो पूरी तरह उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो ये सच है कि मिडीवल यूरोप में लिटरेचर मौजूद हो सकता था जब सोच एक सख्त कंट्रोल में थी, अधिकतर चर्च के कंट्रोल में, और आपने अगर चर्च के विचारों से अलग हटकर कुछ भी बोला तो आपको जिंदा जला दिया जाएगा। चर्च की कट्टर सोच को बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए चौसर्स कैंटरबरी टेल्स को लिखे जाने से। ये भी सच है कि मिडीवल लिटरेचर और मिडीवल आर्ट आमतौर पर अब के कंपैरिजन में इंडिविजुअल कम और कम्युनल चीज़ ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए इंग्लिश बैलेट्स को शायद किसी भी इंसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वो शायद कम्युनली रूप से बनाए गए थे, जैसा कि मैंने ईस्टर्न देशों में बैलेट्स को हॉल ही में बनते देखा है। जाहिर है कि पिछले कुछ 100 सालों में अनार्किक लिबर्टी ने जो यूरोप की स्पेशलिटी को दर्शाया है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर
जहाँ कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, जो ज़रूरी नहीं, वो शायद लिटरेचर के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। अच्छा लिटरेचर सोच के एक तय किए हुए दायरे में बन सकता है, लेकिन पास्ट के टोटलिटेरियनिज्म और ऑर्थोडॉक्स, भले ही वो यूरोप के हों या ईस्ट के, उनके बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सबसे ज़रूरी, पास्ट के ऑर्थोडॉक्स अभी तक नहीं बदले, या यूं कहें कि तेज़ी से नहीं बदले। मिडीवल यूरोप में चर्च ने आपके लिए ये तय किया कि आपको क्या मानना चाहिए, लेकिन चर्च ने पूरी जिंदगी आपको एक ही मान्यताओं को बनाए रखने की इजाज़त दी। इसने ये नहीं कहा कि मंडे को एक बात मानो और ट्यूसडे को दूसरी। और यही बात आज लगभग हर ऑर्थोडॉक्स हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन मानता है। एक मायने में उसकी सोच सीमित है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी सोच से बने बॉक्स के अंदर गुजारता है। उनके इमोशंस से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब टोटलिटेरियनिज्म के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होना सच है। टोटलिटेरियनिज्म की ख़ास बात यह है कि ये सोच को तो कंट्रोल करता है, पर उसको फिक्स नहीं करता। ये बिना सवाल किए एक कट्टरपन बनता है और दिन बे दिन उससे बदलता रहता है। इसे कट्टरपन की ज़रूरत भी है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट से पूरा ओबीडियंस चाहता है, लेकिन ये उन बदलाव से नहीं बच सकता जो राजनीतिक सत्ता की ज़रूरतों से बना है। ये खुद को अचूक बताता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के कॉन्सेप्ट पे अटैक करता है। एक रफ लेकिन साफ एग्जाम्पल, सितंबर 1939 तक जर्मन को रशियन बोल्शेविज्म को डर और नफरत के साथ मानना पड़ा और फिर सितंबर 1939 से उन्होंने ये खुशी खुशी मान लिया। अगर रूस और जर्मनी लड़ाई पे जाते हैं, जैसा कि वो अगले कुछ सालों में कर सकते हैं, तो एक भयानक बदलाव फिर आएगा। जर्मन की इमोशनल लाइफ, उनके प्यार और नफरत ज़रूरत के हिसाब से रातों रात बदलने की उम्मीद की जाती है। मुझे शायद ही लिटरेचर में इस तरह के पॉइंट को बताने की ज़रूरत है। राइटिंग काफ़ी हद तक इमोशनल सब्जेक्ट है जिसे हमेशा बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पल भर के ऑर्थोडॉक्स को दिखावटी प्यार देना आसान बात है, लेकिन किसी राइटिंग का रिजल्ट तभी लिखा जा सकता है जब कोई इंसान जो कह रहा है उसकी सच्चाई को महसूस कर सके। इसके बिना क्रिएटिव इम्पल्स की हमेशा कमी रहेगी। जितने भी एविडेंस हमने सजेस्ट किए वो यही बताते हैं कि अचानक से किसी भी इंसान में इमोशनल चेंज साइकोलॉजिकली मुमकिन नहीं, जो ये टोटलिटेरियनिज्म चाहते हैं। और यही वजह है कि मैंने सजेस्ट किया कि अगर दुनिया भर में टोटलिटेरियनिज्म फैलता है तो जिस लिटरेचर को हम जानते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और असलियत में अभी तक के टोटलिटेरियनिज्म को देखकर तो यही लगता है इटली में लिटरेचर को दबा दिया गया और जर्मनी में भी काफ़ी हद तक ये ख़त्म ही है। नाजियों की सबसे कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटी किताबों को जलाना है, और जिस रेनेसेंस की हम रूस में उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ। और रूस के जो फेमस राइटर थे, या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या उन्होंने खुदकशी कर ली। मैंने पहले भी बोला था कि लिबरल कैपिटलिज्म ख़त्म हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ थॉट भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं कंक्लूजन के तौर पर ये कहूँगा कि लिटरेचर के सर्वाइवल की उम्मीद अभी भी उन देशों से की जा सकती है जिनकी रूट्स लिबरलिज्म से जुड़ी हैं, जैसे कि नॉन मिलिट्री देश, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इंडिया, चाइना। मेरा मानना है कि ये एक सच्ची उम्मीद से ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि एक कलेक्टिव इकोनॉमी आना पक्का है, लेकिन उन देशों को पता चल जाएगा कि सोशलिज्म का एक फेस कैसे बनाया जाए जो टोटलिटेरियनिज्म ना हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ थॉट, इंडिविजुअल इकोनॉमी गायब होने से बच सके। किसी भी दर पर यही एक उम्मीद है। जिसे लिटरेचर की चिंता है वो इससे जुड़ा रहेगा। जो कोई भी लिटरेचर को ज़रूरी समझता है, जो कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में ज़रूरी हिस्सा निभाता है, वो ये भी जानता है कि टोटलिटेरियनिज्म के ख़िलाफ़ बोलना ज़रूरी है, चाहे वो हम पर कहीं से भी ज़बरदस्ती लगाया गया हो।